ये हैं वो गाड़ियां जो 10 से 15 साल तक साथ निभाएंगी और हर महीने सर्विस सेंटर के चक्कर से भी बचाएंगी और सुबह स्टार्ट करते वक्त नखरे नहीं दिखाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है? भारत में लोग लॉन्ग टर्म कार मांगते जरूर हैं, लेकिन रखते हार्डली 4 साल हैं, सिर्फ 4 साल। मतलब आजकल कुछ लोग मोबाइल से ज्यादा जल्दी कार अपग्रेड कर रहे हैं। इंडिया ब्लू बुक के हिसाब से हमारे देश में बिकने वाली यूज्ड कार्स की एवरेज एज करीब 4 साल है। और ये बहुत शॉकिंग नंबर है, क्योंकि इंडिया की यूज्ड कार मार्केट अब नई कार मार्केट से भी बड़ी हो चुकी है। यानी लोग नई गाड़ी खरीद रहे हैं, 2 सर्विसिंग करा रहे हैं, फिर अचानक एक दिन यूट्यूब पर टॉप 5 फीचर लॉडेड एसयूवीज देख लेते हैं और अगले दिन OLX पर अपनी पुरानी गाड़ी। और ऑनेस्टली कार कंपनीज भी यही चाहती हैं। इसलिए आजकल गाड़ियों में वो सब डाला जा रहा है जो शोरूम में इंप्रेस करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस दे। टाइनी इंजन से रॉकेट वाली पावर निकालो, हर चीज टच स्क्रीन पर डाल दो, और सॉफ्टवेयर इतना भरो कि कभी कभी लगता है कार नहीं, विंडोज अपडेट चल रहा है। रिजल्ट? आज की कई मॉडर्न कार्स 5 से 6 साल बाद वैसी फील होने लगती हैं जैसे बजट एंड्रॉयड फोन 2 साल बाद लगता है। रैंडम सेंसर इश्यू, सॉफ्टवेयर बग, स्क्रीन हैंग, वार्निंग लाइट्स का डिस्को डांस। और फिर सर्विस सेंटर वाला बोलता है, सर मॉड्यूल बदलना पड़ेगा। और बिल देखकर ऑनर की आत्मा बोलती है, भाई गाड़ी खरीदी थी या स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर दी? लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, 10 साल पहले ऐसा नहीं था। तब कार्स ज्यादा सिंपल थी, कम इलेक्ट्रॉनिक्स, कम डिपेंडेंसी और ज्यादा भरोसा। इसलिए तब लोग अपनी कार्स को 6 से 7 साल आराम से रखते थे। तो अगर आप भी उन लोगों में हो जो अपनी मेहनत की कमाई ऐसी कार पर लगाना चाहते हैं जो अगले 10 साल तक आपका साथ निभाए, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं सिर्फ बेस्ट कार्स नहीं बताने वाला, बल्कि वो कार्स बताऊंगा जो असली दुनिया में टिकती हैं। मैंने ऑल्टो से लेकर इनोवा तक हर मेजर सेगमेंट की कार्स को रैंक किया है। इंजन रिलायबिलिटी, गियर बॉक्स, ड्यूरेबिलिटी, बॉडी स्ट्रेंथ, पेंट क्वालिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलायबिलिटी, सर्विस क्वालिटी, सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी, सस्पेंशन, ड्यूरेबिलिटी जैसे पैरामीटर्स पर। और आखिर में आपको पता चलेगा कौन सी कार्स सच में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और कौन सी सिर्फ शोरूम लाइटिंग में अच्छी लगती है। तो चलो शुरू करते हैं सबसे छोटे लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट से, अ सेगमेंट। अ सेगमेंट, एल्टो, वैगनार, टियागो। यहां मुकाबला बेसिकली टाटा वर्सेस मारुति का है। और तीसरे नंबर पर आती है टाटा टियागो। देखो, टियागो का इंजन ओवरऑल रिलायबल है, लेकिन टाटा की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इनकी गाड़ियां डोर बंद करते ही फील करवा देती हैं कि हाँ भाई, लोहे की चीज खरीदी है। बॉडी स्ट्रेंथ जेन्युइनली शानदार है, लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है पेंट क्वालिटी और सर्विस एक्सपीरियंस में। रस्टिंग कंप्लेनेंट्स अभी भी देखने को मिलती हैं, और कई बार सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि आदमी एक इशू ठीक कराने जाए और 2 नए इश्यूज कॉम्प्लीमेंट्री लेकर लौटे। इसलिए टियागो तीसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर वैगनार। हाँ, डिजाइन देखकर कुछ लोग बोलते हैं ये कार कम रनिंग रेफ्रिजरेटर ज्यादा लगती है, लेकिन रिलायबिलिटी लेजेंड लेवल। इंजन रिलायबल, AMT रिलायबल, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलायबल, और सबसे बड़ी बात, फीचर्स इतने कम हैं कि खराब होने के ऑप्शंस भी लिमिटेड हैं। लेकिन मारुति की छोटी कार्स की बॉडी मेटल अभी भी काफी हल्की फील होती है। डेंट ऐसे पड़ते हैं जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में गुड मॉर्निंग मैसेजेस आते हैं। इस गाड़ी के बेसिक्स इतने स्ट्रांग हैं कि ये सालों तक सिर्फ चलती रहती है। अब नंबर 1, ऑल्टो K10। इंडिया की अल्टीमेट नो नॉनसेंस स्मॉल कार। सिंपल, रिलायबल, चीप टू मेंटेन, फ्यूल एफिशिएंट। ये वो कार है जो 10 साल बाद भी सुबह पहली सेल्फ में स्टार्ट होकर बोलेगी, चल भाई ड्यूटी पे चलते हैं। अब चलते हैं B1 सेगमेंट की तरफ। B1 सेगमेंट, स्विफ्ट, एक्स्टर, i10। तीसरे नंबर पर आती है हुंडई एक्स्टर। अब पंच ज्यादा सॉलिड फील होती है, उसका सस्पेंशन भी शानदार है। लेकिन अगर प्योर 10 साल ओनरशिप की बात करूं तो एक्स्ट्रा ज्यादा बैलेंस्ड पैकेज लगती है। रिलायबल इंजन, बेटर पेंट क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक्स, और Hyundai की सर्विस क्वालिटी ऑनेस्टली इंडिया की बेस्ट सर्विसेज में गिनी जाती है। कुछ Hyundai सर्विस सेंटर्स में एंट्री लो तो लगता है प्रीमियम होटल में आ गए, और कुछ ब्रांड्स में एंट्री लो तो फील आता है भगवान करे वारंटी कवर कर ले। दूसरे नंबर पर ग्रैंड i10, सेम ब्रांड, सेम रिलायबिलिटी फिलॉसफी। लेकिन नंबर 1 पर स्विफ्ट। हाँ, बॉडी थोड़ी हल्की फील होती, हाँ इंटीरियर्स जल्दी आवाज करने लगते हैं, लेकिन रिलायबिलिटी मॉन्स्टर लेवल। इंजन, गियरबॉक्स, सस्पेंशन, ड्यूरेबिलिटी सब इतने प्रूवन हैं कि ये कार लिटरली यूज एंड फॉरगेट कैटेगरी में आती। 10 साल बाद शायद थोड़ी खड़खड़ाए, लेकिन आपको सड़क पर खड़ा नहीं करेगी। अब आते हैं B2 सेगमेंट। B2 सेगमेंट, बलेनो, ग्लांजा, डिजायर, अमेज,
तीसरे नंबर पर टोयोटा ग्लांजा। असल में ये बलेनो ही है, बस टोयोटा की सर्विस ब्लेसिंग्स के साथ। और टोयोटा की सर्विस क्वालिटी इतनी शानदार है कि कई लोग सर्विस एडवाइजर पर अपने फैमिली डॉक्टर से ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए बलेनो से हल्की एज मुझे ग्लांजा में दिखती है। नंबर 2 पर मारुति की नई डिजायर ने इस बार जेन्युइनली शानदार काम किया है। बॉडी स्ट्रक्चर पहले से काफ़ी बेटर हुआ है, ओवरऑल बैलेंस स्ट्रांग है। लेकिन नंबर 1 होंडा अमेज। होंडा का सीवीटी गियर बॉक्स दुनिया के सबसे डिपेंडेबल सीवीटीज में माना जाता है। और होंडा इंजन्स, ये वो इंजन्स हैं जो कई बार ओनर से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड निकलते हैं। अब आते हैं सबसे डेंजरस बैटलफील्ड पर, सब 4 मीटर एसयूवीज, जहां हर दूसरी कार बोलती है मैं एसयूवी हूं, और हर तीसरा इंजन बोलता है भाई थोड़ा आराम भी दे दो। यहां सबसे बड़ा सवाल आता है जीडीआई इंजन्स का। पावर शानदार, परफॉर्मेंस जबरदस्त, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी थोड़ा संभल कर, क्योंकि डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम्स बहुत हाई प्रेशर पर काम करते हैं। और E20 फ्यूल आने के बाद इंजेक्टर और फ्यूल पंप कंप्लेंट्स भी बढ़ी हैं, मतलब टेक्नोलॉजी फार्मूला वन वाली, लेकिन फ्यूल क्वालिटी कई बार जुगाड़ एडिशन मिल जाती है। फिर भी कुछ एसयूवीज ऐसी हैं जो जेन्युइनली लॉन्ग टर्म ओनरशिप के लिए शानदार साबित हो सकती हैं। लेकिन वो कौन सी हैं और क्यों ब्रेजा इस सेगमेंट की सबसे टेंशन फ्री एसयूवी बनकर निकलती है? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एसयूवी सेगमेंट में आज सबसे ज्यादा ओवर इंजीनियरिंग हो रही है। छोटे छोटे टर्बो इंजन्स, हैवी सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी, टच कंट्रोल्स, ADAS, और ऊपर से 200 सेंसर्स। मतलब कई मॉडर्न एसयूवीज में इंजन से ज्यादा कंप्यूटर्स लगे होते हैं, और यही चीज लॉन्ग टर्म ओनरशिप को रिस्की बनाती है। तो चलो अब पता करते हैं कौन सी एसयूवीज अगले 10 साल तक आपका साथ निभाएंगी और कौन सी वारंटी खत्म होते ही वॉलेट पर हमला शुरू कर सकती है। नंबर 3 पर आती है किया मोटर्स की सोनेट। इसके अंदर GDI रिलेटेड इश्यूज आने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छी फ्यूल क्वालिटी मेंटेन करो, प्रीमियम पेट्रोल इस्तेमाल करो, और पॉसिबल हो तो एथेनॉल फ्री फ्यूल भरो, तो ये एसयूवी जेन्युइनली शानदार पैकेज बन जाती है। बॉडी स्ट्रेंथ इंप्रेसिव, पेंट क्वालिटी सॉलिड, और सबसे बड़ी बात, इसका टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स। आजकल कई कंपनीज कॉस्ट कटिंग के चक्कर में गियर बॉक्स को टॉर्चर मशीन बना चुकी हैं, लेकिन अच्छा टॉर्क कन्वर्टर आज भी बटर स्मूथ और रिलायबल फील देता है। तो थोड़ी केयर रखोगे तो काइलाक लॉन्ग टर्म में भी आपको खुश रख सकती है। दूसरे नंबर पर महिंद्रा बोलेरो नियो। ये एसयूवी नहीं, सर्वाइवल मशीन है। इस गाड़ी का पूरा एटीट्यूड अलग है। कम इलेक्ट्रॉनिक्स, कम सॉफ्टवेयर, सॉलिड डीजल इंजन, स्ट्रॉन्ग लैडर फ्रेम बॉडी। मतलब ये वो गाड़ी है जो खराब सड़क देखकर डरती नहीं, उल्टा सड़क टेंशन में आ जाती है। हाँ, DPF इश्यूज डीजल इंजन्स में आते हैं, लेकिन अगर आपकी हाईवे रनिंग अच्छी है तो रीजनरेशन आराम से हो जाता है। और ऑनेस्टली, जो लोग जेन्युइनली रफ यूसेज करते हैं उनके लिए बोलेरो नियो आज भी सबसे सेंसिबल ऑप्शंस में से एक है। लेकिन नंबर 1 ब्रेजा, एंड ऑनेस्टली ये एक्सपेक्टेड भी था। रिलायबल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, रिलायबल टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, डिसेंट बॉडी स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग सर्विस नेटवर्क, लो मेंटेनेंस। ये लिटरली मिडिल क्लास पीस पैकेज हैं। इस एसयूवी को खरीदने के बाद आदमी अगले 10 साल तक सिर्फ इंश्योरेंस रिन्यूअल याद रखता, बाकी गाड़ी खुद सर्वाइव कर जाती है। हाँ, सोनेट और वेन्यू भी अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन इनके नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स हाईवे पर फुल लोड में थोड़ा अंडरपावर्ड फील होते हैं। तो ओवरऑल बैलेंस्ड लॉन्ग टर्म पैकेज के हिसाब से ब्रेजा ज्यादा स्ट्रांग निकलती है। अब चलते हैं सी सेगमेंट एसयूवीज की तरफ। सी सेगमेंट एसयूवीज यहां कंपटीशन सीरियसली डेंजरस हो जाता है। सेल्टोस, क्रेटा, एलिवेट, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, हर कार अपने आप को सेगमेंट किंग समझती है। लेकिन अगर प्योर लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी की बात करूं तो यहां भी नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन्स सबसे सेफ बेट लगते हैं। तीसरे नंबर पर किया सेल्टोस। लेकिन ध्यान रखना, GDI वाला वेरिएंट नहीं। लॉन्ग टर्म ओनरशिप के लिए नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल विद CVT या मैनुअल ज्यादा सेंसिबल रहेगा। अब सेल्टोस की सबसे बड़ी ताकत क्या है? पेंट क्वालिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलायबिलिटी, प्रीमियम इंटीरियर्स, एंड सरप्राइजिंगली अच्छी फिट फिनिश कंसिस्टेंसी। इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स होने के बावजूद भी सेल्टोस और क्रेटा में मैसिव इलेक्ट्रॉनिक फेलियर्स कंपैरेटिवली कम देखने को मिलते हैं, और ये बात जेन्युइनली इंप्रेसिव है। दूसरे नंबर पर होंडा एलिवेट। ये एसयूवी उन लोगों के लिए है जो कार खरीदते समय एक्साइटमेंट से ज्यादा पीस ऑफ माइंड ढूंढते हैं। कम सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी, कम अननेसेसरी फीचर्स, रिलायबल होंडा इंजन, एक्सीलेंट सर्विस क्वालिटी। मतलब ये एसयूवी लाउड नहीं है, लेकिन मैच्योर है। ये वो इंसान है पार्टी में जो सबसे कम बोलता है लेकिन सबसे डिपेंडेबल निकलता है। और नंबर 1 टोयोटा हैरिडर। हाँ, परफॉर्मेंस थ्रिलिंग नहीं है,
हाँ, हाई स्पीड एक्साइटमेंट भी लिमिटेड, लेकिन रिलायबिलिटी टोयोटा लेवल। और टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इतनी टेस्टेड है कि कई बार बैटरी से पहले ऑनर का पेशेंस खत्म होता है। साथ ही टोयोटा की सर्विस क्वालिटी भी जेन्युइनली टॉप टियर है। मारुति की सर्विस अच्छी ज़रूर है, लेकिन क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। टोयोटा कंपैरेटिवली ज़्यादा रिफाइंड ओनरशिप एक्सपीरियंस देती है, और यही चीज़ हाइरिडर को लॉन्ग टर्म ओनरशिप किंग बना देती है। अब बात करते हैं रियल सेडान्स की। सी सेगमेंट सेडान्स। अब ऑनेस्टली इस सेगमेंट में लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से सिर्फ दो ट्रूली सेफ पिक्स हैं, होंडा सिटी और hyundai वर्ना। वर्टुस और स्लाविया शानदार कार्स हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी डिस्कशन में उनके जीडीआई इंजन्स कंसर्न बन जाते हैं। तो सीधे आते हैं सिटी वर्सेस वर्ना पर। देखो, दोनों कार्स के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स काफ़ी रिलायबल हैं, लेकिन होंडा अभी भी एक नॉच ऊपर निकलती है, और रीज़न सिर्फ इंजन नहीं है। असल फ़र्क है फिलॉसफी का। होंडा अननेसेसरी कंप्लेक्सिटी कम रखती है, कम सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी, टाइमलेस इंटीरियर्स, सिंपल बट ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब सिटी ऐसी सेडन है जो 2036 में भी क्लासी लगेगी। वहीं वरना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक फील देती है, इंटीरियर्स ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म सिंप्लिसिटी और रिलायबिलिटी के मामले में सिटी की एज साफ दिखती है। अब फाइनली आते हैं बड़े लोगों की बड़ी गाड़ियों पर। डी सेगमेंट एसयूवीज और एमपीवीज। पहले एक्सयूवी 700 मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड काफ़ी बढ़ चुका है। कभी कभी लगता है कार नहीं, गेमिंग लैपटॉप चल रहा है। और महिंद्रा की इलेक्ट्रॉनिक्स रिलायबिलिटी अभी भी टोयोटा लेवल नहीं पहुंची है। इसलिए अगर महिंद्रा लेना हो तो स्कॉर्पियो ज़्यादा सेंसिबल लॉन्ग टर्म चॉइस लगती है। बस डीजल लेना। अगर हाईवे यूसेज अच्छा है तो डीपीएफ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। अब टोयोटा की बात करें तो फॉर्च्यूनर ऑब्वियस चॉइस है। रिलायबल इंजन, सॉलिड बॉडी, फैंटास्टिक रीसेल। फॉर्च्यूनर वो एसयूवी है जिसे लोग कई बार इन्वेस्टमेंट की तरह खरीदते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अभी टोयोटा की सबसे स्मार्ट लॉन्ग टर्म फैमिली कार है इनोवा हाई क्रॉस। स्पेस शानदार, कंफर्ट शानदार, हाइब्रिड एफिशिएंसी शानदार, और रिलायबिलिटी भी टोयोटा वाली। अब मज़ेदार बात यह है कि इसमें डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी होने के बावजूद रिलायबिलिटी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि टोयोटा ने सिर्फ डायरेक्ट इंजेक्शन नहीं दिया बल्कि पोर्ट इंजेक्शन भी साथ में यूज किया। यानी कंपनी ने जेन्युइनली कोशिश की है कि पावर भी मिले, माइलेज भी मिले, और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी भी बने। और ऑनेस्टली यही चीज़ टोयोटा को बाकी ब्रांड से अलग बनाती है। तो अगर आप ऐसी फैमिली कार चाहते जो अगले 10 साल तक बिजनेस भी संभाल ले, फैमिली ट्रिप्स भी, और रीसेल भी स्ट्रांग दे, तो हाई क्रॉस अभी मार्केट की स्मार्टेस्ट चॉइसेस में से एक है। तो यही थी वो कार्स जो मेरे हिसाब से अगले 10 साल तक आपको सबसे कम परेशान करेंगी। क्योंकि आखिर में असली लग्जरी सनरूफ नहीं होती। असल लग्जरी होती है 10 साल बाद भी सुबह चाबी घुमाओ और गाड़ी बिना ड्रामा के स्टार्ट हो जाए। बाकी आपके हिसाब से इंडिया की सबसे डिपेंडेबल कार कौन सी? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी ऑनेस्ट ऑटोमोबाइल कंटेंट बनाने में पेट्रोल से ज़्यादा मेहनत जलती है।